हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। आप सभी लोग आज मुझे बहुत समय बाद ऑन कैमरा देख रहे हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं आपको कार्टून के वे में बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करा रहा था, जिसमें आपने लास्ट जो सीरीज़ देखी थी जिसमें आपने 10 वर्ल्ड्स के बेस्ट जो एंटरप्रेन्योर थे उनसे आप मिले थे। और अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक सीरीज़ और स्टार्ट की थी जिसमें आप वर्ल्ड के जो बेस्ट ऑथर जो राइटर हैं आप उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं कि वो कैसे वर्ल्ड के बेस्ट ऑथर बने। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोगों की, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सी बैंकिंग के ऊपर वीडियोस बनाई थी, उसको लेकर बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी कि उन्हें जो लीगल जो ओपिनियन होती हैं या फिर जो लॉज होते हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ शुरू किया जाए। तो जैसा कि हमारी जो सीरीज चलती आ रही है वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर की, वो चलती रहेगी, बट बीच बीच में हम कुछ वीडियोस लॉज के ऊपर भी लेकर आते रहेंगे जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन हो सके कि कौन कौन से लॉज, कौन कौन से क्लॉज हैं जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है और जो आपकी जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि आप लोग उन चीज़ों से अवेयर हो सकें। एक जो सबसे बड़ी डिमांड आई थी बैंकिंग सीरीज में जब मैंने शुरू किया था तो उस समय पर, तो वो सबसे ज़्यादा डिमांड ये थी कि जब लीगल ओपिनियन के लिए दिया जाता है तो उसमें क्या क्या एक एडवोकेट देखते हैं। जब हाउसिंग लोन के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उस समय पर जब ब्रांच किसी एडवोकेट के लिए लीगल ओपिनियन के लिए भेजती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक कस्टमर को ध्यान में रखने चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले या हाउसिंग लोन को लेने से पहले। तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मोहित कुमार गुप्ता जी, जो कि लास्ट 16 ईयर से प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ सर को लास्ट 11 ईयर का बैंकिंग का भी एक्सपीरियंस है जहां पर वो अपनी लीगल ओपिनियन देते आ रहे हैं। तो आज हम हाउसिंग लोन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब सर से जानेंगे कि एक कस्टमर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी हाउसिंग लोन को लेने से पहले। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी थैंक यू। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कभी भी कोई पर्सन जब हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करता है बैंक में, तो आपके पास वो कैसे डायरेक्ट कस्टमर को कांटेक्ट करना होता है या आपके पास लीगल रिपोर्ट किस तरीके से आपको इन्फॉर्म किया जाता है? नहीं, एक्चुअली में वो जो है पहले बैंक के पास जाता है, बैंक को एक एप्लीकेशन देता है कि हम आपकी ब्रांच से एक हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, एक मकान बनाने के लिए पैसे की हमें आवश्यकता है। फिर ब्रांच मैनेजर उन पेपर्स को लेते हैं, उसके बाद वो लीगल के पास भेजते हैं, एडवोकेट के पास भेजते हैं अपने। जब मेरे पास पेपर्स आते हैं तो पार्टी का नंबर भी आता है, जो हमें और पेपर्स कलेक्ट करने होते हैं वो पार्टी को बता देते हैं। तो सर उनमें कौन कौन से पेपर आप रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पेपर्स की कस्टमर से, वो क्या क्या होती है? इसमें हमको जो पेपर्स लेने होते हैं वो पेपर्स होते हैं, उसकी जो सेल डीड होती है वो लेनी होती है। जो बोरोवर होता है उस वो अपना सेल डीड को जो मॉर्गेज कर रहा है, और इसके अलावा उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। इसके अलावा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो बैंक में देते हैं। इसके अलावा हमको जो है वो ज़रूरत पड़ता है कि इससे जो प्रीवियस टाइटल डीड है उसकी क्या पोजीशन है, उस पर है या नहीं है, वो सारे पेपर्स चाहिए होते हैं। ये जो आपने प्रीवियस टाइटल डीड की बात की, इसका क्या मतलब है? प्रीवियस टाइटल डीड का मतलब हो गया कि जो चेन बनानी है वो 30 इयर्स की चेन बनती है, और 30 इयर्स की चेन में जितने भी जो है जितनी बार भी उस प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे जिस पर गई है, अब मान लीजिए 20 चल रही है इस समय, 2020 चल रही है, तो 20 के से आप 30 इयर्स बैक जाएंगे तो 90 हुआ, तो 90 से लेके और 2020 तक जितनी बार भी उस प्रॉपर प्लेस जिस पे वो लोन ले रहा है उस प्रॉपर प्लेस का अगर किसी ने किसी को बैनामा उस बीच में किया है, वो सारे बैनामे चाहिए, तभी वो चेन कंप्लीट होगी। उस चेन को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि किससे किस पर पहुंची प्रॉपर्टी और किसने फिर किसको बेची, और इनसे इन पर है, मतलब दैट्स मीन जो बैनामा होल्डर है जिसके पास इस समय आज की डेट में टाइटल डीड है, उस पर पहुंची तो पहुंची 30 साल की चेन में कैसे पहुंची, वो उस चीज को चेन, उसी को हम लोग चेन कहते हैं, टाइटल ऑफ चेन, उसी को हम चेन कहते हैं, और उसी को जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ता है अपनी रिपोर्ट में। तो ये क्या जो आप चेन की बात कर रहे हैं, जितने भी 30 साल में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं प्रॉपर्टी के, तो क्या ये किसी कस्टमर को ओरिजिनल आपको प्रोवाइड कराने होंगे? नहीं, देखिए ओरिजिनल सेल डीड तो जो बोरोवर की है वो तो चाहिए होती है, क्योंकि इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। इक्विटेबल मॉर्गेज में जो है वो बोरोवर का जो ओरिजिनल सेल डीड होती है वही बैंक के पास रहती है। इसके अलावा एक प्रीवियस टाइटल डीड जो जिससे उसने लिया है। इसके अलावा अगर उसके पास नहीं भी है तो हम लोग सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस से निकाल लेते हैं,
सर्टिफाइड कॉपी से जो है वो चेन हम कंप्लीट करके जो है वो बैंक को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जिनसे कस्टमर ले रहे हैं कि उनका वाला भी क्या सर्टिफाइड कॉपी से चल सकता है या नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी बड़ी है और बड़ी प्रॉपर्टी में किसी छोटे पार्ट का अगर वो सेल डीड किया है तो फिर वो ओरिजिनल कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। तो उसके लिए फिर हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी से भी जो है वो सर्टिफाइड कॉपी निकाल कर उस चेन को जो है क्लियर कर सकते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि हम जिससे भी ले रहे हैं, अगर मैं आपसे ले रहा हूँ तो आपके पास जो बैनामा है वो मुझे ओरिजिनल दिखाना ही होगा, अगर वो सेम ले रहा हूँ मैं तो। बिल्कुल, वो बैनामा लेना भी चाहिए अगर उतनी ही प्रॉपर्टी जितनी पिछले बैनामे में है, और अगर आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं तो वो पिछला वाला बैनामा लेना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो मालूम पड़ा जिसने जो आपको सेल कर रहा है उसने कहीं पहले से प्रॉपर्टी ले रखी हो, प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा हो, तो वो बैनामा ओरिजिनल आपको नहीं देगा। इसीलिए अगर उसका प्रॉपर्टी पे लोन होगा, क्योंकि ये लोन जो है प्रॉपर्टी का, ये सब रजिस्ट्रार में अगर आप रजिस्टर्ड मॉर्गेज करा रहे हैं तभी चढ़ता है, वरना इक्विटेबल मॉर्गेज में तो जो है वो बैनामा बैंक के पास ही रहता है। अब जब ओरिजिनल बैनामा आप नहीं लेंगे तो आप ये कैसे क्लियर है कि जो है उसने पहले से प्रॉपर्टी नहीं कहीं जो है वो कर रखी है, गिरवी रख रखी, मॉर्गेज कर रखी है। अच्छा सर, अगर कोई, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे गांव जो एग्रीकल्चर लैंड हैं वो अधिकतर लोग अब अपना प्लॉटिंग में यूज़ करने लगे हैं, उन्हें खेतों को हटा के और उन पर घर बना के बेचने लगे हैं। तो उस केस में क्या कोई अलग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है हाउसिंग लोन लेने के लिए? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो ये है, अगर कोई कृषि योग्य भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उसको प्लॉटिंग करें तो सबसे पहले तो जो है वो आपको उसको कन्वर्जन कराना पड़ेगा, वो मस्ट है। अगर आपने उस लैंड को कन्वर्ट नहीं कराया तो हाउसिंग लोन नहीं हो सकता। उस लैंड को सेक्शन 80(2) में जो है वो आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसको लगान मुक्त कराना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसमें प्लॉटिंग करनी चाहिए। जो भी कोई अगर किसी खेत में प्लॉटिंग कर रहा है तो उसका ये दायित्व तो बनता है कि उसको पहले लैंड को जो है वो कन्वर्ट कराए, आबादी में घोषित कराए, उसके बाद उसमें प्लॉटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसने आबादी में घोषित नहीं कराया तो ये हाउसिंग लोन का प्रोसीजर वो बैंक में आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, जैसे कि आपने 82 सेक्शन की बात करी, तो अगर जैसे कोई पर्सन हाउसिंग लोन लेना चाह रहा है और किसी व्यक्ति से जो कि पहले से एग्रीकल्चर लैंड थी, तो वो उस पर्सन से कौन से डॉक्यूमेंट लिए जिससे कि उसे भी पता चल सके कि हाँ ये प्रॉपर्टी पे लोन हो सकता है या नहीं? क्योंकि मान लीजिए जब तक अप्लाई कर रहा है उसमें बहुत प्रोसेस टाइम लगता है बैंक में भी, तो आप तक जब तक पहुंचे तब आप उसको बताएंगे। बट हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मैं किसी एग्रीकल्चर लैंड से अगर कोई हाउसिंग लोन लेना चाहता हूँ तब उस केस में मुझे किन किन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में देना है? सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट तो यही है, अगर कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उस प्लॉटिंग का नक्शा डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास होना चाहिए, मस्ट है। इसके अलावा अगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाएगा तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सारे पेपर्स कंप्लीट करने के बाद ही उसको अप्रूव करेगी। अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव हो गया तो फिर उसका हाउसिंग लोन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाए तो ऑलरेडी वो कन्वर्ट हो चुकी होगी जमीन। जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाने के लिए पेपर्स की आवश्यकता होगी वो कॉलोनाइजर पूरी कर चुका होगा। जब वो कॉलोनाइजर पूरे कर चुका होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप किसी छोटी जगह में जो है प्लॉट ले रहे हैं, कस्बे में प्लॉट ले रहे हैं जहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, तब आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए जो कॉलोनाइजर है, जिस व्यक्ति ने आपकी वहां प्लॉटिंग काटी, तो सबसे पहला उससे सवाल यही पूछना चाहिए, क्या आपने इस लैंड का कन्वर्जन करा लिया? अगर उस लैंड का कन्वर्जन करा लिया है तब तो फिर आप उस हाउसिंग लोन जो जिस प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं फिर तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स और भी चाहिए, लेकिन ये मस्ट है। सबसे पहला जो कहते हैं ना, सीढ़ी जब जीने में चढ़ते हैं तो सीढ़ी पहली चढ़नी पड़ती, ये पहली सीढ़ी कन्वर्जन कराना जमीन का मस्ट है, और उसके बाद ही अगली सीढ़ी पर आप जाएंगे, ये जरूरी आवश्यक है। जैसे आजकल हम, जैसे मैंने अभी एग्रीकल्चर लैंड की बात भी की आपसे, तो आजकल बहुत से लोग प्लॉटिंग कर देते हैं। तो क्या जब, जैसे आपने कहा कि वो कॉलोनाइज वाले जो नक्शा पास करा लेते हैं अथॉरिटी से, और तब एक प्रोसेस अपने आप में ही पूरा कर चुके होते हैं वो, लेकिन अगर कोई केवल प्लॉटिंग कर रहे हैं कोई पर्सन और उसमें मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, उस केस में क्या, जब मैं अपना मकान बनवा रहा हूँ तो क्या तब भी मुझे अपना नक्शा पास कराना होगा? जी बिल्कुल। अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है तब वो जो है प्लॉटिंग का नक्शा पास कराना है, जिसमें प्लॉट नंबर पड़ा,
उस पूरे नक्शे को वो पास कराते हैं कि वो कहाँ पर सड़क दे रहे हैं, कहाँ पर पार्क दे रहे हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट अथॉरिटी में कोई नक्शा जाता है तो वहाँ क्लियर कट ऑब्जेक्शंस होते हैं कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ देनी है, उसी हिसाब से वो नक्शा बना देते हैं। वो पूरी कॉलोनी का नक्शा पास करते हैं। अगर आप उसमें कोई प्लॉट ले रहे हैं, माना आपने प्लॉट नंबर 138I, उस 138I में आप क्या क्या बना रहे हैं, उसका नक्शा भी आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी लगती है, जिस महानगर की जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो नक्शा आपको पास कराना पड़ेगा, उसकी आपको प्रॉपर फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद वो वहां से नक्शा पास होकर आएगा, उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। वो नक्शा पास होना कंपलसरी है हाउसिंग लोन के लिए। अच्छा, आजकल हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो 2 या 3 भाई लोग होते हैं, उनमें आपस में डिस्प्यूट हो गया होता है। एक भाई लेना चाहता है कि हाँ हम अपना घर थोड़ा सा अलग करके बनवा लें, तो ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ में क्या कंडीशन होती है कि एक पर्सन को हाउसिंग लोन मिल सके, चाहे उसको रिनोवेट करने के लिए हो या कोई भी उससे रिलेटेड मॉर्गेज को लेकर हो, चाहे उस केस में क्या कंडीशंस होती हैं? देखिए, उसका तो तरीका सिर्फ एक ही है कि आप सिविल सूट फाइल करके पार्टीशन करा के अपना, अगर डिस्प्यूट हो गया है तो आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, अपना पोर्शन अलग करना पड़ेगा, तभी आप बैंक में एलिजिबल होंगे हाउसिंग लोन या मॉर्गेज लोन लेने के लिए। जब तक सारे भाइयों का बंटवारा होकर दीवार नहीं लगेगी, क्योंकि बैंक जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करती है वो सेपरेट चाहिए, उसके लिए रास्ता सेपरेट होना चाहिए। बैंक को इस बात से, बैंक अगर किसी चीज को, आप किसी चीज को मॉर्गेज करके आपको पैसा दे रही है, वो तो अपना सेफ रहेगी ना। उसके लिए तरीका यही होता है कि जब माना कोई बड़ा मकान है, उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और भाइयों में हो गया डिस्प्यूट, तो उनको अपना पार्टीशन सिविल कोर्ट से कराना पड़ेगा। सिविल कोर्ट से पार्टीशन होने के बाद ही उस पर जो है वो बैंक को एप्लीकेशन दी जा सकती है लोन लेने के लिए, अन्यथा नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि किसी को प्लॉट लेकर या फिर कोई ज़मीन पर वो अपना घर बना रहे हैं। और कभी कभी जो अधिकतर लोग आजकल कर रहे हैं कि बना बनाया घर ले लेते हैं, कौन टेंशन ले कि बनवाएं, उसको इतना प्रॉब्लम्स रहती हैं, टाइम भी नहीं होता है। तो उस केसेस में जो आप लीगल रिपोर्ट देते हैं, उनमें आपका ये जो आपने चेन बताई, उसके अलावा क्या क्या चीज़ पर आप फोकस करते हैं कि आपको ये देखनी होती है कि इस प्रॉपर्टी में क्या क्या है, क्या चीज़ आपका ध्यान सबसे ज़्यादा उस पर रहता है? देखिए, हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा जो रहता है वो, कोई भी जो आप मकान ले रहे हैं उस पर कोई ड्यूज बाकी नहीं होना चाहिए। उस दिन तक के ड्यूज सारे क्लियर होने चाहिए, जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या वो प्रॉपर्टी जिसको आप परचेज कर रहे हैं उस पर किसी ने किसी अन्य व्यक्ति की जमानत ना ले रखी है। जमानत मतलब किसी क्रिमिनल केस में मालूम पड़ा कोई किसी की जमानत ली, तो मालूम पड़ा 2 लाख की जमानत, 3 लाख की जमानत, तो उसमें क्या करते हैं, कोई जानने वाला, उन्हें भैया अपना बैनामा दे दो, उन्हें बैनामा लगा दिया, उस बैनामे में साइड से मोहर लगती है, उस पर क्राइम नंबर लिखा होता है, वो भी हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो भी ड्यूज में आता है। जो बेल पर है वो अगर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, जमानती इसीलिए तो लिए जाते हैं जमानती, तो वो भी ड्यूज उस मकान पर ही तो है। वो मकान आदमी के नाम था और आदमी ने जमानत दी, तो वो मकान गारंटी में लगा होता है। तो इसलिए ये 2-4 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं कि कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए, कोई जमानत नहीं चढ़ी होनी चाहिए जो आप बैनामा लेने जा रहे हैं। बाकी तो मेन चीज़ होती है, बैंक कोई भी ड्यूज जो है वो ये नहीं होने चाहिए, जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब क्लियर होना चाहिए। जिस समय आप मकान ले रहे हैं उसकी रसीद जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी, नक्शा पास होना चाहिए, यही सब चीज़ें, बस बिल्डिंग का मैप पास है नहीं, बाकी और कोई विशेष बात नहीं। बाकी चेन तो हम लोग देखते देखते टाइटल क्लियर करने के लिए चेन देखते हैं, चेन बनाते हैं। अच्छा, अगर कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई भी पर्सन हाउसिंग लोन लेना चाह रहा है बैंक से, तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो 30 साल की वो चेन तैयार रखें, हाँ, बिल्कुल, हाउसिंग लोन अप्लाई करने से पहले। पहले। दूसरा, वो अपना नक्शा पहले से ही वेरीफाई करा के रखें। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, कोई भी उस प्रॉपर्टी पे अगर वो बना बनाया मकान ले रहा है तो कोई ड्यूज ना रहे। बस, अगर एग्रीकल्चर लैंड से ले रहा है तो वो कन्वर्जन कन्वर्जन उसका बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये 4 चीज़ें अगर बेसिक जो हैं, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले अगर वो कर लें, तो हाउसिंग लोन में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल पर आए और अपना कीमती समय दिया।
और आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी जो इन्फॉर्मेशन जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं उनकी जानकारी आपसे हम ले सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी हाउसिंग लोन को लेकर कि आखिर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले या किसी प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कराने से पहले या फिर एग्रीकल्चर लैंड पर हाउस बनवाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या कोई घर खरीदने जा रहे हो तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे तो एक एडवोकेट को भी लीगल रिपोर्ट देने में बहुत ही आसानी होगी और आपको आपका घर खरीदने में भी बहुत जल्दी आपको हाउसिंग लोन प्रोवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि जो लोग हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं या फिर कोई अपना घर बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो एक मददगार साबित हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।